सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण विधि में है पर्यावरण और न्यायिक सक्रियता, इन्वायरमेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। पर्यावरण और न्यायिक सक्रियता का क्या संबंध है? न्यायिक सक्रियता, अब आपके दिमाग में विचार आ रहे होंगे कि न्यायिक सक्रियता संविधान का पार्ट है, संविधान में है, ये पर्यावरण में कहाँ से आया? लेकिन देखो, ये भी अपने आपका टॉपिक भी है, आपके सिलेबस में भी है कि पर्यावरण से संबंधित संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है, कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि भाई मूल अधिकारों में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी और मूल कर्तव्य में भी पर्यावरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय बार सम्मेलन भी हुए हैं। तो आज का टॉपिक है पर्यावरण और न्यायिक सक्रियता। भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता को जांचने के लिए प्रदान की है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस किस को है? सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तो दी गई है उच्चतम न्यायालय को, और भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है उच्च न्यायालय को। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कंपटीशन के हिसाब से भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही दी गई है। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में भी ये लिखा हुआ है कि विधायिका या संसद ऐसा कोई कानून बनाती है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको तो शून्य घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकते हैं। तो संसद और विधायिका ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकार को न्यून करती हो या उसको छीनती हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में न्यायपालिका ने इस संवैधानिक कर्तव्य का पालन अपनी संवैधानिक सीमा में रहकर किया, लेकिन पिछले 2 दशकों से जब न्यायपालिका ने ये महसूस किया कि भारत की निर्माण विधायिका और दुर्लभ कार्यपालिका लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को इस मतलब ये नहीं कर पा रही है तथा निरंतर तथा समस्याओं की उपेक्षा हो रही है, ऐसी परिस्थितियों में भारत की जनता के पास उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मतलब धीरे धीरे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गई और बहुत सारे कार्यों में भी भर्ती हो गई, और न्यायपालिका और ये जो कार्यपालिका है ये धीरे धीरे इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रही थी। और इसी के तहत जो जनता है वो भी उनकी समस्याओं की भी उपेक्षा हो रही थी, उनके जनता के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। और अनुच्छेद 32 के अधीन जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विवश होकर विधि के विवेचन के साथ साथ न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विधि का निर्माण भी करना पड़ा। मतलब एक जनहित याचिका जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है कि जनहित याचिका अपन जैसे उसको शॉर्ट में बोलते हैं PIL के, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपन जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और इससे संबंधित एक केस भी था, उसमें अखिल भारतीय शोषण कर्मचारी के नाम से था। उसमें न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर द्वारा ये निर्णय दिया गया था कि जनहित याचिका जरूरी नहीं है जो व्यक्ति पीड़ित है वो ही दायर करे, उसके रिश्तेदार या उसका कोई भी नातेदार, उसका सगा संबंधी भी दायर कर सकता है। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा स्वास्थ्य के लिए शरीर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि
जैसी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क का वास तभी होगा जब अपन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। अपना दिमाग स्वस्थ तभी रहेगा जब अपन अच्छे वातावरण में पलेंगे बढ़ेंगे, शुद्ध वातावरण होगा। और शुद्ध वातावरण भी तभी होगा जब अपन प्रयास करेंगे, और अपन ही नहीं, राज्य सरकार का भी दायित्व है और अपना भी कर्तव्य है कि अपन वातावरण को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें और पर्यावरण को बचाने का हर संभव प्रयास करें। और ये मूल अधिकार भी है नागरिकों का, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसको समाहित किया गया है। जो कि इससे संबंधित एक केस भी है, सुभाष कुमार वर्सेज बिहार राज्य। इसमें भी कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ हवा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। तो ये आपको ये पर्यावरण को और संविधान से जोड़कर संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने को ये टॉपिक तैयार करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।